हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? बिंदास हैं सब लोग? गुड। बच्चे, इन द लास्ट क्लास में डिस्कस अबाउट लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और आज एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं हम, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। डेरिवेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट जो कई बार स्किप भी हो जाते हैं, लेकिन उनको मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको डिटेल में बताऊं और सारी बातें आपको बताऊं ताकि कुछ बच ना जाए। ठीक है? सो इन दैट सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? वाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, एंड दोज कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स आर इन द फॉर्म ऑफ वेव क्यूर, इन द सीक्वेंस ऑफ वेव क्यूर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सीक्वेंस होता है। तो ये सीक्वेंस किस तरीके से? दिस इज व्हाइट लाइट। When a white light is incident on a triangular prism, then it splits into 7 constituent colors. ठीक है बेटा, जब उसे प्रिज्म से पास करती है तो 7 constituent colors में वो स्प्लिट हो जाती है, और वॉयलेट कलर जो है वो आता है टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म, और रेड कलर जो आता है वो टुवर्ड्स वर्टेक्स ऑफ द प्रिज्म आता है। अब मेन बात है कि वॉयलेट बेस पर ही क्यों आता है और रेड वर्टेक्स पर ही क्यों आता है, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मैं आपको वन लाइन में इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप लिखना चाहें उसको लिख भी सकते हैं, या वीडियो की रिपीटेशन में उसको आप देख पाएंगे। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट को हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं? हम लिखते हैं व्हेन अ व्हाइट लाइट रे passes through a triangular prism, then it splits into its 7 constituent colors. Full stop. This is known as dispersion of light. ठीक है, अब देखिए बच्चे, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको समझने हैं। उनमें जो पहला एक फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं रेले स्कैटरिंग फॉर्मूला, या रेले स्कैटरिंग फॉर्मूले से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास डिस्पर्जन के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं हम कोचीज डिस्पर्जन फॉर्मूला। कोचीज, CAUCHY अपॉस्ट्रोफी एस, कोचीज डिस्पर्जन फॉर्मूला। कुछ इस सीक्वेंस में इसको लिखा जाता है, म्यू इक्वल टू a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन। ये कुछ इसका सीक्वेंस होता है जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये एक रिलेशन निकल के आता है, और ये रिलेशन ये बताता है कि द कलर व्हिच इज हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ विल डेविएट द लीस्ट। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो कम डेविएट होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो ज़्यादा डेविएट होता है अपने पाथ से। इसका मतलब ये हुआ बिकॉज वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज लेसर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कोई लाइट कितनी बेंड होगी, और क्योंकि रेड कलर की बेंडिंग कम है वॉयलेट कलर से, इसलिए रेड कलर कम बेंड होता है और वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा, इसलिए रेड कलर टॉप पे रहता है और वॉयलेट कलर बॉटम पे। ठीक है, ये इसके पीछे इसका एक्सप्लेनेशन है। एक और फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं रेले स्कैटरिंग फॉर्मूला, वो स्कैटरिंग इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला है। स्कैटरिंग इंटेंसिटी I proportional to 1 upon lambda raised to power 4, I proportional to 1 upon lambda raised to power 4, where I is called scattering intensity, and lambda is called wavelength of light. I को स्कैटरिंग इंटेंसिटी बोलते हैं और लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है इसका यूज क्या है? आपको याद हो कि क्लास 10th में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि व्हाई ब्लू कलर इज प्रीडोमिनेंट इन द स्काई, या व्हाई ब्लू कलर स्काई अपीयर्स टू अस, या कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू।
जो भी लैंग्वेज हो सकती है। क्लास 12 में जब ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में तो लैंग्वेज ये थी, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन कि व्हाई ब्लू कलर इज प्रीडोमिनेंट इन द स्काई। ब्लू कलर जो है वो डोमिनेट कैसे करता है स्काई में, ब्लू कलर क्यों होता है, ये बात थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो सोल्यूशन की में था वो यही था इस फॉर्मूले के बेस पर, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज वेरी स्मॉल देयरफॉर स्कैटरिंग इज वेरी लार्ज। वेवलेंथ स्मॉल थी तो स्कैटरिंग लार्ज होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, ये इसके पीछे एक्सप्लेनेशन दिया गया, 1 मार्क का क्वेश्चन था और ये आपको लिखना था। हालांकि इसके पीछे कुछ और भी कॉज है, लेकिन वो कॉज मैं आपको बताऊंगा वे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के अंदर। वे ऑप्टिक्स में एक टॉपिक आता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो इसका बहुत बड़ा कॉज है, लेकिन उसको किस तरीके से समझा जाता है वो मैं आपको उस चैप्टर के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ये बात ध्यान रखें, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एक छोटा टॉपिक है, क्लास 10 का टॉपिक था, ये आपको वैसे भी आइडिया होगा इसके बारे में। अब हम बात करेंगे व्हाट इज कॉल्ड डिविएशन, ये तो था डिस्पर्जन। फिर बात करते हैं डिवीजन की एंड व्हाट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिवीजन, क्योंकि जो हम डेरिवेशन करेंगे वो डेरिवेशन इसी बेस के ऊपर होगा कि एंगल ऑफ डिवीजन किसको बोलते हैं। ठीक है, राइट, तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हम किसको बोलते हैं, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। एक ट्रायंगल था, इस डायग्राम के अंदर मैं एक चीज को इग्नोर कर रहा हूँ। इग्नोर क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को मैं पूरा इग्नोर करने का मतलब ये होता है कि मैं 7 कलर्स में स्प्लिट होकर ना दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ लाइट को सिंगल रे की फॉर्म में दिखाऊंगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, व्हाइट कलर क्योंकि डिफरेंट कलर से मिलकर बना होता है इसलिए वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डालता हूँ, मोनोक्रोमेटिक का मतलब मोनो मींस सिंगल, क्रोमा का मींस कलर, सिंगल कलर, यानी कि रेड कलर की लेजर लाइट डाल दी मैंने, और वो ट्रायंगुलर लाइट अगर वो ट्रायंगुलर प्रिज्म से जाती है तो उसका बिहेवियर कैसे होता है वो आपको देखना होगा। ये मैंने एक रेड कलर की लेजर लाइट डाली तो उसको जाना था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ये था परपेंडिकुलर, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा होगा, तो लाइट, दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, तो लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल था, लाइट ऐसे जा रही थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल करके वो नीचे आ जाएगी, और नीचे आने का मतलब यहाँ चली जाएगी ऐसे। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, दिस इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो लाइट को जाना था एक्चुअली ऐसे, लाइट को एक्चुअली ऐसे जाना था, लेकिन जब वो डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल ये रहा, लाइट ऐसे जा रही थी वो नीचे चली जाएगी, तो लाइट ऐसे बेंड हो जाती है। इस वजह से लाइट का डिस्पर्जन भी कुछ इस तरीके से होता है कि लाइट ऐसे आती है, फिर ऐसे चली जाती है, फिर नीचे आती है। ओके, अब देखिए मैं इसमें वो चीज़ मिटा दे रहा हूँ जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मल मैंने सिर्फ इसलिए बना दिया था ताकि आप रिफ्रैक्शन समझ सके। तो दिस इज द इंसिडेंट रे डायरेक्शन, इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही है, फिर वो ऐसे बेंड हो गई और फिर ये फाइनली ऐसे बेंड हो गई। इस लाइन को दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे थी आपके पास, इंसिडेंट रे, ये थी हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे कौन सी, ये वाली, और ये कौन सी थी, ये थी हमारे पास इमर्जेंट रे। इसका मीनिंग ये निकलता है कि ये तो इंसिडेंट लाइट थी, लाइट को जाना यहाँ था, लेकिन अल्टीमेटली वो यहाँ चली गई, तो बेंडिंग कितनी हुई, लाइट बेंड कितनी हुई ओवरऑल। इंसिडेंट लाइट ऐसे जानी थी, फाइनली इधर चली गई, इसको अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो ये ऐसे बेंड हो जाती है, ये दिस इज डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ऐसे जाके ये इधर बेंड हो गया, तो ओवरऑल जो इसका डेविएशन हो गया, ओवरऑल जो जितनी ये मुड़ गई अपने इनिशियल पाथ से, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि फ्रॉम द डायग्राम इट इज आल्सो क्लियर दैट द एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, जो इंसिडेंट रे थी और जो इमर्जेंट रे थी, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन।
तो मतलब कुल मिला के निकल गया कि एक्चुअली लाइट दो बार बैंड हुई, इंसिडेंट रे, फिर रिफ्रैक्शन होने बैंड हो गया, फिर इमर्जेंट होने बैंड हो गया। लेकिन ओवरऑल कितना बैंड हुआ? ओवरऑल अगर बैंडिंग निकालनी है तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन देखो कहाँ थी और फाइनल लाइट कहाँ गई उसको देखो, दोनों को पीछे मिलाओ, देखो कहाँ मिलती है, ओवरऑल उतना बैंड हो गया। ठीक है बेटा, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये सिंबल जो दिख रहा है एस ऐसा, इसको पीछे मिला देते हैं। दिस डेल्टा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ये डेल्टा का मतलब है। ठीक है बच्चे, राइट। तो अब आपको डेविएशन का पता लग गया, तो इसकी डेफिनेशन आप फटाफट लिख लें। ठीक है, और साथ में आपके पास ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को आप जरूर डेफिनेशन के साथ लिखें ताकि क्लैरिटी हो। ठीक है, हाँ, तो डेफिनेशन क्या थी इसकी? इट इज डिफाइंड एज द एंगल मेड, इट इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय the direction of emergent ray, angle made by the direction of emergent ray with the direction of incident ray, with the direction of incident ray, comma, when light passes through triangular prism, when light passes through triangular prism। ठीक बच्चे, अब एक बात, हमने डिस्पर्जन पढ़ा प्रिज्म के थ्रू, तो क्या डिस्पर्जन सिर्फ प्रिज्म से होता है? होता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रिज्म से ही, उसके लिए पर्टिकुलर शेप होनी जरूरी है, और वो शेप फ्लैट सरफेसेस नहीं होनी चाहिए। अगर वो पैरेलल फ्लैट सरफेसेस हैं तो फिर डिस्पर्जन नहीं होता, अदरवाइज डिस्पर्जन होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो डिस्पर्जन करती है लाइट का, और इसको देखने का बड़ा सिंपल तरीका है, इतना सिंपल तरीका है कि आप घर बैठे इसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस बात की भी टेंशन नहीं कि आपको घर से बाहर जाना है। सिर्फ क्या करना है, आपको मुंह धोना है, पानी लिया, मुंह पे मारा, और मुंह को पोंछना नहीं है, ताकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हों वो आपकी आईलिड्स पे रह जाए। अब आईलिड्स पे जब ये वाटर ड्रॉपलेट रह गई तो आप अपनी इस आईलिड्स के थ्रू सन को देखिए। जब आप सन को देखेंगे तो आपको कलरफुल नजर आएगा। वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो उसका डिस्पर्जन कर चुकी होंगी, तो आपको सन वाइट ना नजर आके कलरफुल नजर आएगा, पैटर्न नजर आएंगे उसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब डिस्पर्जन वाटर ड्रॉपलेट से भी हो गया। और वाटर ड्रॉपलेट कैसी थी? उसकी सरफेस पैरेलल नहीं थी, वो राउंड सरफेस थी, तो प्रिज्म तो नहीं था वो, लेकिन डिस्पर्जन फिर भी हो गया। इसका मतलब है कि डिस्पर्जन होने के लिए सिर्फ ट्रायंगुलर शेप नहीं चाहिए होती है। अब मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा आपके प्रैक्टिकल लाइफ से, जो आप कर चुके होंगे शायद। जो खुराफाती बच्चे हैं वो तो कई बार कर चुके होंगे इस बात को। स्केल लेते हैं हम, जो प्लास्टिक वाला स्केल जो होता है, स्कूल में उसको यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है, सनलाइट आ रही होती है उस जगह पर जहाँ बैठे होते हैं, आप विंडो के पास बैठे थे, वहाँ सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट से क्या करते हैं, वो जो स्केल था उसको ऐसे से मूव करा रहे होते हैं आप, तो आप देखते हैं कहीं उसका एक स्पेक्ट्रम बन रहा होता है, कहीं वॉल पे आ जाएगा, टेबल पे आ जाएगा, कॉपी पे आ जाएगा, स्पेक्ट्रम बन रहा होता है, कलरफुल पैटर्न बन रहा होता है। तो बेसिकली आपके स्केल ने जो प्लास्टिक का बना हुआ था, जो कि ट्रायंगल की शेप का भी नहीं था, जो ओवल शेप का भी नहीं था, जो स्फेरिकल शेप का भी नहीं था, उसने भी व्हाइट लाइट को कलर्स में स्प्लिट कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इरेगुलर शेप से जो कि ट्रांसपेरेंट हो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो सकता है, बस पैरेलल सरफेस से नहीं होता। और पैरेलल सरफेस से इसलिए नहीं होता क्योंकि पैरेलल सरफेस में दो प्रिज्म का हम इम्पैक्ट मान लेते हैं, जो कि फाइनली एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, एक ये प्रिज्म था बेटा और एक दूसरा प्रिज्म ऐसे था। तो होता क्या है कि आपने लाइट यहाँ से भेजी, ये आपने क्लास 10 में ही पढ़ रखा होगा, इसने यहाँ पे स्कैटर कर दिया इसको। दूसरा वाला प्रिज्म क्या करता है, इन्वर्टेड प्रिज्म, उसको कलेक्ट कर लेता है और कलेक्ट करने के बाद व्हाइट लाइट दे देता है। तो क्योंकि ये सरफेस इस सरफेस के, ये जो प्रिज्म था अगर मैं बिल्कुल आइडेंटिकल लेता हूँ तो ऐसा हो जाता है, ये सरफेस इसके पैरेलल हो जाती है, और अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना डिस्पर्जन हुआ लाइट का हाफ सरफेस से, उतना ही नलिफाई हो गया दूसरे से, यानी कैंसिल आउट हो गया दूसरे से। तो फाइनली व्हाइट लाइट जाती है और व्हाइट लाइट निकल जाती है, तो हमको लगता है डिस्पर्जन हुआ ही नहीं। तो ओवरऑल डिस्पर्जन नहीं दिख रहा होता, पार्ट बाय पार्ट हो रहा होता है, लेकिन ओवरऑल नजर नहीं आता। हाँ, अगर ये जो मेरे पास ग्लास स्लैब थी जो एक पैरेललोग्राम शेप में थी, जो बेसिकली क्यूबॉइड रहा होगा, ठीक है, उस शेप से अगर मान लो कभी गिर जाए, इसमें क्रैक आ जाए, कहीं से टूट जाए, तो पॉसिबल है कि डिस्पर्जन हो जाए। हाँ, लेकिन वो जो डिस्पर्जन होगा वो बहुत रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर वे में होगा। ठीक है बेटा।
राइट। तो दिस इज अबाउट डिस्पर्जन एंड डेविएशन, दोनों में आपको मतलब पता लग गया होगा। डिस्पर्जन में व्हाइट लाइट स्प्रेड करती है 7 कलर्स में, और जो डिफ्यूजन जो आपके पास डेविएशन होता है, डेविएशन में क्या होता है, ये सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में लाइट कितना बेंड हो जाती है, कितना अपने आप को मोड़ लेती है, ठीक है बेटा। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। अब बात करते हैं इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। ढंग से इसको समझेंगे। डेरिवेशन मैंने कहा जो टॉप 4 डेरिवेशन है इस चैप्टर के, उनमें एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला आता है, फिर एक आता है प्रिज्म फॉर्मूला, फिर आता है माइक्रोस्कोप और फिर टेलीस्कोप। तो अब प्रिज्म फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। देखते हैं So the topic was derivation of prism formula. Of prism formula. सबसे पहले तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहूंगा डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला में कि जरूरी नहीं कि आपसे हमेशा ये पूछा जाए कि डेराइव प्रिज्म फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर, इस पूरे डेरिवेशन के अंदर बेसिकली एक पार्ट आता है जिसमें आपको एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में रिलेशन निकालना होता है। कई बार ये डेरिवेशन सिर्फ वहां तक आ जाता है, तो डेरिवेशन चाहे प्रिज्म फॉर्मूला तक आए चाहे सिर्फ डेरिवेशन वहां तक आ जाए, आपको दोनों ही चीज़ याद रखनी है, ताकि बड़ा याद रखेंगे तो छोटा वाला पार्ट तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन कई बार किस तरीके से बनता है, आपसे बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया कि डेराइव द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा, ऑल्सो डेराइव लेंस फॉर्मूला, सॉरी ऑल्सो डेराइव प्रिज्म फॉर्मूला, ये पूछ लिया। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, derive the relation between angle of deviation and angle of prism. Third part, hence derive prism formula. ये 3 पार्ट, अगर ये तीनों पार्ट एक साथ आ जाए तो 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है बेटा। हो सकता है कि इसमें से 2 ही पार्ट आए तब भी 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा, तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आराम से इसको किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसी भी डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्पेशली ऑप्टिक्स के अंदर, उसका डायग्राम। डायग्राम को बहुत ढंग से समझिए, किस तरीके से मैं उसको बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत ढंग से आपको उसको समझ के चलना है, और उसके बाद हम डेरिवेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगुलर प्रिज्म बना, और इसके एक एक पार्ट को ढंग से आपको समझना है। लाइट रे ऐसे थी, उसको जाना यहाँ पे था, ठीक है। फिर ये क्या आ गया आपके पास, नॉर्मल, और ये हमारे पास ऐसे चलेगा, बिल्कुल वैसा डायग्राम जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। फिर उसके बाद क्या होगा, एक नॉर्मल यहाँ से आ जाएगा ऐसे, और लाइट एक्चुअली यहाँ बैठ जाएगी, और अल्टीमेटली इसको जब आप पीछे मिलाएंगे तो ये मिलेगा आपको डेल्टा। डेल्टा मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन। डायग्राम के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन मिलना बहुत जरूरी है, और इस डायग्राम में आपको डिस्पर्जन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन की बात हो रही है। जब डेविएशन दिखाना है तो डिस्पर्जन दिखाना बस नहीं है, ठीक है बेटा, वो कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा चीजों को। अब देखिए एंगल कहाँ पे कौन कौन से होंगे और उनके क्या क्या नाम दिए जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास एंगल है, ये इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ ए, ये वर्टेक्स का नाम लिया और एंगल का नाम लिया। और क्या क्या चीजें हैं, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज आई। आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच में होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। हर एक बात बड़ी पर्टिकुलर है, बहुत ढंग से सुनते चलना। उसके बाद दिस इज नॉर्मल, और ये थी रिफ्रैक्टेड रे, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में ये जो एंगल आएगा, ये आएगा हमारे पास स्मॉल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ओके। अब फिर क्या होगा, ये नॉर्मल था और ये हमारे पास रे थी, अब ये भी मेरे पास एक एंगल आएगा, इसको मैं आर मान रहा हूं। और इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे थी आपके पास, और ये था आपके पास नॉर्मल, तो नॉर्मल और उसके बीच में आ गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। आप उसको ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स के अंदर आपको आई मिलेगा, कुछ बुक्स में ए मिलेगा। अब क्योंकि मेरे पास 2 आई और 2 आर हो चुके हैं, तो इनको मैं अलग अलग सिंबल देता हूं। मैं इसको लिखता हूं यहां पर I1,
इसको लिखता हूँ R1, इसको लिखता हूँ R2 और इसको लिखता हूँ R2। अब आप समझिए कि इसमें मैंने 1 और 2 किस हिसाब से लिखे। जो फर्स्ट सरफेस थी उससे जब रिफ्रैक्शन होना था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था I1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था R1। सेकंड सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है, लेकिन मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को R2 लिखा है और एंगल ऑफ इमर्जेंस को R2 लिखा है। जबकि हो सकता है आपके दिमाग में बात होगी कि सर इसको I और इसको RD लेना चाहिए क्योंकि इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो सकता है, लेकिन हमारी कन्वीनियंस क्या बोलती है? हमारी कन्वीनियंस ये बोलती है कि ये और ये दोनों मीडियम आउटसाइड द प्रिज्म है और दोनों एयर है, तो मैं दोनों के लिए सेम डिनोमिनेटर दे देता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि एंगल एयर में बना है। और ये दोनों के दोनों एंगल क्योंकि ग्लास के अंदर बने हुए हैं इसलिए दोनों को सेम डिनोमिनेटर दे दिए R1 एंड R2। ये तो कंफर्म बात है कि R1 और R2 अभी अलग अलग हैं, किसी स्पेशल कंडीशन में वो इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन R आपने वो एंगल लिए जो ग्लास सरफेस के अंदर बने हुए हैं और I एंगल वो लिए जो आउटसाइड बने हुए हैं। तो मैं I2 की जगह पे E भी लिख सकता हूँ। आपको कुछ बुक्स के अंदर I1 की जगह I और I2 की जगह E मिल जाएगा, स्मॉल e फॉर एंगल ऑफ इमर्जेंस, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं हम उससे रिप्लेस कर सकते हैं उसको, वरना कोई जरूरत नहीं है, आप I1 और I2 मान के उसको चल सकते हैं, बहुत ईजी लगेगा आपको। ठीक है बेटा, तो आप समझे ये पूरा डायग्राम था। अब इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें क्या है, क्योंकि मुझे डेरिवेशन करना पड़ेगा तो मुझे कुछ और पॉइंट्स की जरूरत है। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? इस पॉइंट का नाम मैं लिखता हूँ M, दिस पॉइंट, ये मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ। दिस पॉइंट, ये इसको मैं N लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे O लिख देता हूँ और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ। ध्यान रखिए कि मैंने ये पॉइंट जो मार्क करे हैं यहाँ, ये M और N वो पॉइंट है जहाँ से नॉर्मल स्टार्ट होता है। नॉर्मल, जहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करता है, बेसिकली यहाँ पे भी इसको इंटरसेक्ट करता है। ये R1 R2 हो गया, ये O हो गया और O पॉइंट P हो गया। अब यहाँ पे किस चीज का मतलब और क्या है? अगर मैं सिर्फ इतने एंगल की बात करता हूँ बेटा, ये एंगल चेक करो, दिस एंगल ओनली, ये एंगल कितने का होगा? तो आप ये चेक करिए कि जो पूरा I1 एंगल है और ये पूरा बड़ा एंगल, ये दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब अगर ये I1 हुआ तो ये पूरा मिला के भी I1 ही होगा। और अगर उसका इतना सा पार्ट R1 है तो ये जो पार्ट है वो कितना बचा? वो बचा आपके पास I1 माइनस R1। मैं रिपीट कर रहा हूँ, I1 आपके पास ये एंगल था, ये रे ऐसे जा रही है, ये रे ऐसे जा रही है, तो इसका ठीक वर्टिकली अपोजिट एंगल ये पूरा हो गया। अब अगर ये I1 है तो ये पूरा एंगल भी न्यूमेरिकली I1 होना चाहिए। तो उसमें से इतना पार्ट तो R1 है, तो ऊपर का जो पार्ट बच गया वो आ गया I1 माइनस R1। सिमिलरली ये अगर एंगल I2 है तो इसके पीछे वाला जो पूरा पार्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल से वो भी I2 हो जाएगा। उसमें इतना पार्ट R2 है तो इतना पार्ट जो बचा, ये पार्ट, वो आ गया आपके पास I2 माइनस R2। ये इतना एंगल, ये जो एंगल यहाँ का है आपके पास, ये एंगल, और ये जो एंगल यहाँ का है, ये हो गया इतना पार्ट I1 माइनस R1 और ये हो गया आपके पास I2 माइनस R2। ये डायग्राम के पार्ट थे। आप डायग्राम को बड़ा बना के I1 माइनस R1 यहाँ और I2 माइनस R2 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए मैंने इसको बाहर दिखा दिया। मेन बात सिर्फ यही है कि आपको ये चेक करना है कि आपको एंगल्स की पोजीशन समझ में आ गई कि नहीं और उनकी वैल्यू क्या थी वो समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये जो A लिखा है ना बेटा, A, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो A लिखा है, इस A को हम दो डिफरेंट नाम से जानते हैं। पहला नाम है इसके पास एंगल ऑफ प्रिज्म, एक तो हम इसको एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जानते हैं और इसको जानते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल के नाम से, रिफ्रैक्टिंग एंगल। ये जानना आपको क्यों जरूरी है? ये आपको इसलिए जानना जरूरी है कि कई बार कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे या कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आपको बोल रखा होगा रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 60 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिंग एंगल को आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना समझ लें, रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया कि A का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल, ओके, ठीक। तो दिस इज अबाउट द डायग्राम। अब हमको क्या करना है? अब हमको इसका डेरिवेशन करना है। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन डिक्टेट कराया था उसमें बताया था आपको मैंने कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन, इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद था कि आपको डेल्टा और A के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में रिलेशन निकालना है और उसी को आगे बढ़ा के आपको एंगल ऑफ प्रिज्म, आपको प्रिज्म फॉर्मूला तक जाना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि इसको करने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम इसको करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इस पूरे डायग्राम के अंदर
इस पूरे डायग्राम के अंदर ये चेक करना है कि मेरे पास ट्रायंगल कौन कौन से हैं, मेरे पास क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। क्वाड्रिलेटरल में सारे जो एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है 360 डिग्री, और ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब आप ढंग से इसको समझते रहें और मेरा साथ देते रहेंगे। मैं सबसे पहले लिखता हूँ, यहाँ पे था हमारे पास हेडिंग थी रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये करने वाले हैं एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब डेल्टा और एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब ए। इन दोनों के बीच का हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो अब देखिए बच्चे, मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल MON, ट्रायंगल MON में ये एंगल O था, तो क्या क्या आएगा R1 प्लस O प्लस R2 प्लस एंगल O प्लस R2 मिला के कितना हो गया 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब ट्रायंगल मैंने एक ले लिया, अब मैं लेता हूं एक क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल AMON, इन क्वाड्रिलेटरल AMON क्या मिलता है बेटा, ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो क्या मिलेगा एंगल A प्लस इस एंगल का नाम है AMO, एंगल AMO प्लस एंगल O प्लस एंगल ANO, एंगल ANO, इन सब का सम कितना है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, तो जरा वैल्यू पुट करते हैं। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो AM और ANO इनकी वैल्यू तो 90 डिग्री, तो एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल O प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 हो गया 180। इसको जब दूसरी साइड भेजेंगे आप तो आपके पास क्या आएगा 180 डिग्री बचेगा सर। तो एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है, और दोनों को अगर आप देखें कंपेयर करके तो आपको ये पता लगता है कि दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। तो इफ द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज सेम, देयर लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। तो हम क्या लिखते हैं, therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, from equation 1 and 2 we get R1 plus angle O plus R2 is equal to angle A plus angle O। एंगल O से एंगल O कैंसिल हो जाता है, तो R1 plus R2 is equal to angle A। ये निकल के आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये हमारे न्यूमेरिकल में भी काम आ जाता है। सबसे कमाल की बात ये है कि प्रिज्म फॉर्मूले के डेरिवेशन के बीच में भी जो फॉर्मूले बन के निकलते हैं, स्पेशली जिनको मैं बॉक्स में बनाऊंगा, ये किसी भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में सीधा यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डेरिवेशन के बाद जो फॉर्मूला निकल के आएगा सिर्फ वही यूज होना है, डेरिवेशन के बीच के फॉर्मूले भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे सेलेक्ट करना है वो ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल ऑफ डेविएशन आ जाए, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है, हम एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में रिलेशन चाहते हैं। अभी तक मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इक्वेशन मेरे पास नहीं है जिसमें डेल्टा आता है। तो उसके लिए एक ट्रायंगल पॉसिबल है हमारे पास। वो क्या पॉसिबल है, PMN। इन ट्रायंगल PMN में डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल। डेल्टा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल डेल्टा इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर बोर्ड एंगल्स। इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा। जो एक्सटीरियर एंगल डेल्टा है इज इक्वल टू, वो किन किन का सम हो गया, एंगल PMN, यानी मैं सीधा लिख देता हूं I1 माइनस R1 प्लस यहां का जो एंगल था वो था I2 माइनस R2 देन
एंगल डेल्टा इज इक्वल टू I1 वाले एक साथ ले लेते हैं, I1 माइनस I1 प्लस I2, ठीक है बेटा, I1 भी प्लस करा और I2 भी प्लस करा, तो I1 प्लस I2 आ गया, I1 प्लस I2 माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आता है R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू तो आपको पता है, R1 प्लस R2 मेरे पास एंगल A, तो वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर एंगल डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस का A। एक आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखो सबसे पता है कमाल की चीज क्या होती है, हम जब भी किसी फॉर्मूले को डराइव करते हैं तो हमारा टारगेट क्या रहता है उसको डेरिवेशन के पीछे, हमारा टारगेट ये रहता है कि उसके फाइनल एक्सप्रेशन के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स आए और मैक्सिमम नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, वेरिएबल जो होता है बदलता रहता है। जैसे I1 I2 अगर इस इक्वेशन में आप देखें तो A तो फिक्स होगा, आपने एक बार अगर प्रिज्म बना दिया तो उसका एंगल A फिक्स हो जाएगा, वो बदल नहीं सकता, लेकिन I1 I2 तो बदल सकता है ना, मैं लाइट रे को ऐसे से थोड़ा सा इधर कर दूं, I बदल जाएगा, I1 बदल जाएगा तो I2 बदल जाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि I1 I2 यहाँ से गायब हो जाए, यहाँ से रिप्लेस हो जाए और कुछ ऐसा आ जाए जिसकी वैल्यू फिक्स हो, और ऐसी एक चीज जिसकी वैल्यू फिक्स है वो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि ग्लास का अगर होगा तो सीधा 1.5 वैल्यू आ जाएगी, तो हम ये चाहेंगे कि I1 I2 हटे और कोई कांस्टेंट चीज उसकी जगह आ जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेके आना है और एंगल हटाने हैं तो हमारे पास होता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ से देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। ये अभी तक हमारे पास जो निकल के आया है इसकी इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, बहुत ही इजी डेरिवेशन है, वेरी इजी। अब मैं लिखता हूं बाय स्नेल्स लॉ, मुझे क्या मिलेगा। अब ये बात है टेक्निकल, मैं सिर्फ लेफ्ट साइड की सरफेस की बात करता हूं इसकी, ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था, ये मीडियम 1 था, तो लाइट इस वाले पार्ट पे मीडियम 1 से 2 में जा रही है, तो मैं ऊपर लिखूंगा 1, नीचे लिखूंगा 2, इज इक्वल टू आएगा साइन फर्स्ट वाले मीडियम के अंदर एंगल I1 अपॉन सेकंड वाले मीडियम के अंदर एंगल R1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, I1 अपॉन R1 लिख सकते हैं, किसके लिए, फॉर स्मॉल एंगल्स। तो इससे मुझे मिलेगा I1 इज इक्वल टू म्यू R1, मैं सिंपल इसको म्यू मान लेता हूं, ठीक है ना। अब देखो ऑल्सो वैसे जैसे आपने I1 इक्वल टू म्यू R1 लिख लिया, I2 इक्वल टू म्यू R2 भी लिख सकते हो, लेकिन कंसेप्चुअली इस बात में गड़बड़ हो सकती है कि सर ऐसा कैसे हो जाएगा, लाइट तो रेयर से डेंसर में आ जा रही थी, लेकिन यहाँ तो केस उल्टा है कि डेंसर से रेयर में जा रही है, तो कैसे होगा। तो चलो पहले कैसे का जवाब देख लेते हैं। वो ये होगा कि मैं इसको लिखूंगा, जब लाइट डेंसर से रेयर जा रही होगी सेकंड मीडियम में 2 से 1 में जा रही है, तो मैं ऊपर 2 नीचे 1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा इसकी जगह, साइन 2 वाले मीडियम के अंदर कौन सा एंगल है, R2 अपॉन 1 वाले मीडियम के अंदर कौन सा एंगल है, I2, ठीक है। नियर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, R2 अपॉन I2 आ जाएगा। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, इसको उल्टा कर दूं, तो क्या आता है, तो ये आ जाएगा 1 ऊपर 2 नीचे, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, I2 अपॉन R2 आएगा। अब आप चेक करो, ऊपर भी ये लिखा हुआ था जो ये लिखा हुआ है, इसको मैंने सीधा म्यू लिख लिया था, तो मैं इसको भी सीधे म्यू लिख लूंगा, तो आएगा I2 इज इक्वल टू म्यू R2। बिल्कुल वही आंसर निकल के आ गया, क्योंकि इधर उल्टा होना था तो इधर भी उल्टा होना था, तो आंसर वही आ गया, I2 इज इक्वल टू म्यू R2। अब ये I1 और I2 की जो वैल्यू है वो मुझे पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो देखते हैं, now from equation 4 डेल्टा इज इक्वल टू, अब मैं एंगल का साइन भी छोड़ दे रहा हूँ, सिंपल डेल्टा लिख दे रहा हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू I1 की जगह क्या लिखना है आपको, म्यू R1 लिखना है, म्यू R1 प्लस I2 की जगह म्यू R2 लिखना है, ये हमने अभी प्रूव किया है, माइनस A। तो डेल्टा इज इक्वल टू, अगर मैं म्यू कॉमन लेता हूं तो आता है R1 प्लस R2 माइनस A। अब क्या मैं R1 प्लस R2 को कुछ लिख सकता हूं,
लिख सकता हूँ भाई, ये रहा इक्वेशन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, r1 + r2 = एंगल ए। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू a माइनस ए। तो डेल्टा इक्वल टू आ जाता है, अगर a आप कॉमन लेते हैं तो आता है म्यू माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ये वो फॉर्मूला निकल के आया जो मुझे पहले निकालना था, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा आ गया, a आ गया और म्यू आ गया। अब आपको ये पता है कि a की वैल्यू मुझे प्रिज्म को देखते पता लग जाएगी, म्यू ग्लास का प्रिज्म है तो 1.5 आ जाएगी। इससे पता है सबसे कमाल की बात क्या निकलती है, किसी प्रिज्म को बिना यूज किए आप ये बता पाएंगे कि वो लाइट को कितना डिविएट करेगा। और इससे ये पता लग जाएगा कि मान लो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें मुझे कोई प्रिज्म यूज करना है और उसमें पर्टिकुलर तरीके से मुझे डेविएट करना है कि 60 डिग्री या 40 डिग्री डेविएट करना है, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करके बिना प्रिज्म यूज करे बता सकता हूं कि वो उतना डेविएशन करेगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे प्रिज्म के लिए ए पहले से ही पता होगा, वो उसकी ज्योमेट्रिकल शेप से निकल जाएगा। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल का वो मुझे पहले से पता होगा, तो मुझे पहले ही पता लग जाएगा कि वो प्रिज्म मेरे काम का है कि नहीं। यानी कि हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रिज्म के डायमेंशन से इस बात का पता लग जाएगा कि वो हमारे काम का है कि नहीं। ये इस फॉर्मूले की यूटिलिटी हो गई। ठीक है बेटा, राइट। अब बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला। तो इसी सीक्वेंस में थोड़ा सा आगे बढ़ना है क्योंकि वो भी इसी का पार्ट बन जाता है, थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड होके वो हम देखते हैं। ठीक है, इसको मैं यहां से एरेज कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिए कि डायरेक्शन जो मैं अभी कर रहा हूं ये उसके कंटिन्यूएशन में ही चल रही है जो हम तक करते आए हैं, तो इसलिए हम उसको यूज करेंगे उस पार्ट। तो आपको क्या लिखना था पहले, ये लिखना था, एक कंडीशन है, मैं लिखता हूं यहां पे डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए हमारे पास एक चीज है, वो क्या है, एक कंडीशन है कि व्हेन refracted ray passes parallel to base of prism, जब रिफ्रैक्टेड रे, ये जो रिफ्रैक्टेड रे जब इस बेस के पैरेलल जाती है, जो प्रिज्म का बेस है रिफ्रैक्टेड रे जब उसके पैरेलल जाती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, तो उस कंडीशन में I1 जो होता है वो I2 के बराबर हो जाता है। ये दोनों एंगल एग्जैक्टली बराबर हो जाता है, और उन दोनों अगर वो एंगल बराबर हो गए तो मैं उसको कुछ लेट कर देता हूँ, उसको सीधा I लेट कर देता हूँ, ये लेट वो दोनों एंगल I हो गए। R1 जो होता है वो भी R2 के बराबर हो जाता है। जब I1 I2 बराबर हो जाएंगे तो R1 R2 भी आपस में बराबर हो जाता है, वो मैथमेटिकली पता लग जाता है सेंस लॉ से। और लेट, और इस कंडीशन में डेल्टा जो होता है, डेल्टा वो बन जाता है डेल्टा M। डेल्टा को हम डेल्टा M बोल देते हैं, और ये डेल्टा M है क्या, इस डेल्टा M को बोलते हैं हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, सबसे कम लाइट बैंड होगी इस केस में, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो अब देखो डेल्टा M is called angle of minimum deviation। अब एक बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो बात ये है कि डेविएशन तो हमेशा होगा, लेकिन मिनिमम डेविएशन सिर्फ तब होगा जब I1 I2 के बराबर होगा, यानी कि जब ये लाइट रे रिफ्रैक्टेड रे बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में एंगल ऑफ डेविएशन को एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं। लेकिन अगर वो पैरेलल नहीं गई, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे चली गई, तो उस केस में जो डेविएशन होगा उसको सिंपल डेल्टा बोलेंगे, डेविएशन या डेल जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा उसी को एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं, और उस केस में I1 I2 के बराबर होता है, R1 R2 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो अब जो कंडीशन चल रही है वो क्या चल रही है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की चल रही है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन चल रही है। यहाँ पे I1 I2 के बराबर हो गया, R1 R2 के बराबर हो गया। अब क्या बात है,
अब ये बात है कि प्रिज्म फॉर्मूले को के लिए मुझे आगे कैसे बढ़ना है। उसमें बेटा मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 3 थी, एक इक्वेशन नंबर 4 थी। R1 + R2 = A आपने एक जगह लिखा था और एक जगह आपने डेल्टा का फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा = I1 + I2 - A। मुझे इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है। तो मैं लिखता हूं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, चेक कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3 होनी चाहिए शायद। तो R1 + R2 = A ये था। तो मैं R1 और R2 दोनों के लिए क्या लिखूंगा, R लिख लूंगा, implies that R + R = A, जिससे आपको मिलेगा R = A/2। क्लियर हो गई बात? R = A/2 आ गया। अब also from equation 4, इक्वेशन 4 में डेल्टा = था आपके पास I1 + I2 - A, ये एक फॉर्मूला था। अब मैं इसमें किस चीज को किससे रिप्लेस करूं? डेल्टा की जगह लिखूंगा मैं डेल्टा m, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बन चुका है, ठीक है। I1 की जगह I लिखना है, I2 की जगह I लिखना है, माइनस का A आ गया। इससे क्या मिलता है हमको? इससे मिलता है 2I - का A। तो फिर इससे I कितना निकल के आएगा? तो मैं लिखूंगा 2I = A + डेल्टा m, implies that I = A + डेल्टा m अपॉन 2। ये I की वैल्यू निकल के आ गई, I निकल गया, R निकल गया। अब फाइनली स्नेल्स लॉ, बस स्नेल्स लॉ लगाना है, I और R की वैल्यू पुट करनी है, प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, ठीक है। तो देखिए नाउ बाय स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे? म्यू = सिंपल sin I / sin R, बेसिक फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू = इन प्लेस ऑफ I की जगह पे क्या लिखेंगे? I की जगह पे आपको लिखना है A + डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन R की जगह क्या लिखना है? A/2। This is the final relation. This is Prism formula. This is Prism formula. अब एक बात क्या समझनी है, कई बार बच्चे न्यूमेरिकल करते हुए मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक हो जाती है? A + डेल्टा m k/2 है, ये sin A + डेल्टा m होल अपॉन 2 नहीं है। यानी कि साइन के अंदर जो आप एंगल करेंगे A + डेल्टा m सॉल्व करेंगे, उसको अपॉन 2 करना है और फिर जो आंसर आता है उसका साइन लेना है, ठीक है। तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो दिस इज अबाउट प्रिज्म फॉर्मूला। आज की क्लास के लिए हम इतना करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, ये आपको बहुत ढंग से लिख के याद होना चाहिए। और इस प्रिज्म के जो कंसेप्ट है प्लस जो क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट है, इन दोनों को मिला के कुछ बढ़िया वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। वो मैं डिस्कस करूंगा एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे ही इस चैप्टर के अंदर डेरिवेशन खत्म होते हैं, मैं तुरंत इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। बहुत ढंग से हमको चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ देंगे अच्छी तरीके से, मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम मिलेंगे प्रिज्म से रिलेटेड कुछ और चीज़ों के साथ, ठीक है। टॉपिक बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन वो जनरली ऐसे टॉपिक हैं जो स्किप कर दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा क्योंकि वो टॉपिक कंसेप्चुअल है और आपको पता उसके बारे में जरूर होना चाहिए। वो होगा हमारे पास एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत मोटिवेटेड होकर पढ़िए और अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने साथियों का बहुत ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखना है और अपने पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है बेटा। सो ओके देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।